आधार पर 1 एकड़ जमीन दे दी, हजारों एकड़ जमीन कछार की दे दी। उसी जमीन पर हमारा और आपका जो पैसा बैंक में है वो उसी पर खड़ा होकर उस आदमी ने बैंक से पैसा ले लिया और उसी हमारे आपके पैसे से वाया बैंक उसने कोर्ट, रेल, हमारे जितने भी सार्वजनिक क्षेत्र के महत्वपूर्ण हिस्से थे सबको उस आदमी ने खरीद लिया। इतनी बड़ी अंधेरगर्दी हमारे देश में कभी भी नहीं थी जिस तरह से अडानी को इतना बड़ा सहयोग मोदी ने दिया। कभी किसी ने नहीं सुना था कि दवा कंपनियों से पैसा लिया और उन दवा कंपनियों की वजह से कोविड में भी बिना जांच पड़ताल कराए हुए कितने लोगों को आज की तारीख में खुद वो कंपनी मानती है कि कुछ गड़बड़ी हुई, लोग मर गए। तीसरा, अगर आप देखें ये पूरे के पूरे अभियान में विदेश की जो पूंजी है कभी भी इतनी ताकतवर नहीं हुई। हमारे देश में विदेश की पूंजी इतनी ताकतवर हो गई कि हमारा जो राज्य है, जो हमारा संपूर्ण गणराज्य है, आज उनके हाथ में खिलौना हो गया है। कब हिंदुस्तान का पैसा मॉरिशस में जा रहा है, कब हिंदुस्तान का पैसा सिंगापुर में जा रहा है, कब हिंदुस्तान का पैसा दूसरे मुल्कों में जा रहा है। यहाँ का जो काला धन है वही सिंगापुर, मॉरिशस वाया हिंदुस्तान में व्हाइट मनी के बतौर आ रहा है। और यहीं तक इनकी संतुष्टि नहीं हुई, जो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र थे उसको दे ही दिया। अब इनकी नजर हमारी खेती बाड़ी और उस जमीन पर जिसके खिलाफ किसानों ने लड़ के इनको एक कदम पीछे ढकेला है, लेकिन अभी भी उसको इन्होंने खारिज नहीं किया। तो मैं ये कह रहा हूं कि इन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी को हराना बेहद जरूरी है। विपक्ष भी भ्रष्टाचार में विपक्ष के लोग भी लिप्त रहे हैं। बहुत सारे इनके कारनामों का हमने विरोध किया है, लेकिन यह तुलना आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक क्षेत्र में जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है यह भारतीय इतिहास में बेमिसाल है और इन 70 सालों के जीवन में कभी भी नहीं रहा। तो मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को हमें हराना है और हराने के साथ साथ विपक्ष के लिए हमारे साथी खड़े होंगे और एक एक हमारा जो मत है, हमारा जो समर्थक आधार है, हम यहाँ से लेकर के चंदौली तक, सोनभद्र और चंदौली में जहाँ तक हमारी पहुँच है, एक एक घर, एक एक कार्यकर्ता में हम वैसे ही जाएंगे जैसे हम चुनाव के दौर में गए। एक बात और स्पष्ट कर दें, हम विपक्षी दलों से कोई आर्थिक सहयोग अपने अभियान में नहीं लेंगे, न ही हम उनकी गाड़ियों में उनका झंडा लगा के या अपना भी झंडा उनके साथ जोड़ देने का काम हम नहीं करेंगे। हम अपना स्वतंत्र रूप से अभियान चलाएंगे। हम उनसे हमारा रिश्ता यही होगा कि हम उनका समर्थन कर रहे हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को हराने में भूमिका निभाएंगे। हम उस समर्थन के लिए काम करेंगे, लेकिन हम कहीं से भी उनके साथ न आर्थिक संबंध बनाएंगे और न ही उनके गाड़ी का, इसका उसका हम कोई उपयोग करेंगे। यह जो हमारे और उनके बीच का जो विभाजन है, हम जमीनी स्तर के जन राजनीति को राष्ट्रीय राजनीति बनाना चाहते हैं और वो हम उनके कहीं से पिछड़ू नहीं बनाना चाहते। दुर्भाग्य ये है जमीनी स्तर का हमारा जो राजनीतिक आंदोलन है वह कमजोर हुआ है और उसके बहुत सारे कारण है। कभी वर्कशॉप में हम लोग बैठेंगे। एक बड़ा कारण है कि कैपिटल में पूंजी ने ढेर सारी स्कीम्स चला रखे, सरकार ने भी चला रखे,
महिला ताकत अगर आप देखिए, स्वयं सेवा सहायता समूह में महिलाओं का एक बहुत बड़ा तादाद है जो 12% ऋण के आधार पर, 12% सूद के आधार पर ले आता है। दूसरा ये मैंने देखा है कि इस इलाके में जो हमारे बहुत आदिम युग के संस्कार अंधविश्वास के थे, उसको खुद बाबाओं के माध्यम से बड़े पैमाने पर खड़ा किया जा रहा है। रोज एक एक बाबा पैदा हो रहे हैं। बाबा ही नहीं, 26 साल का एक लड़का है और प्रधानमंत्री से लेके हर आरएसएस और बीजेपी का आदमी, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में कुछ कांग्रेसियों ने भी जाके उसके सामने शीश नवाया। ये बाबा बागेश्वर है। ये बाबा पहले आसाराम था, जिसको मैंने देखा आडवाणी से लेके मोदी, अटल बिहारी वाजपेयी तक सब उसके यहाँ जाके अपना शीश, अपना सर झुकाए। तो यह एक नए सिरे से अंधविश्वास पैदा किया जा रहा है समाज में, भूत प्रेत अंधविश्वास। और पब्लिकली वो आदमी बैठ के भूत प्रेत को मारता है, पिटवाता है, इलाज करता है। तो मैं ये कह रहा था, ये एक बहुत संकट का दौर है इस समाज के लिए, राजनीतिक जिंदगी के लिए। वर्कर और मजदूर और किसानों की तो बहुत बदतर स्थिति है। तो हम पहली मांग कर रहे हैं, जो हमारा राष्ट्रीय आय है, करीब हमारे ख्याल से 1,70,000 एक व्यक्ति पर हमारे राष्ट्रीय आय में आता है। और खुद सरकारी आंकड़ा कहता है कि 90,000 में 90 या कितना 93% मेरा लोग हैं जो 10,000 के नीचे रहते हैं। अरे भाई, इतनी बड़ी हमारा जो कम से कम 70-80 हजार रुपया है, वो किसकी जेब में जाता है? उसे वापस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? राष्ट्रीय आय में हमारी जो हिस्सेदारी है वो वापस की जानी चाहिए। किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी धर्म का है, वो होना चाहिए। हमारे संविधान में जिंदा रहने और सम्मान के साथ जिंदा रहने का अधिकार है। आज तक आपने राइट टू एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं की। कांग्रेस की बड़ी बड़ी बातें जरूर की है, राहुल गांधी की बड़ी तारीफ है, बहुत सारे मामलों में तारीफ होनी भी चाहिए, लेकिन उन्होंने भी राइट टू वर्क को, राइट टू एम्प्लॉयमेंट को, परिवार के एक सदस्य को कम से कम सरकारी नौकरी मिले, इसकी गारंटी हम उनके यहाँ भी नहीं देखते। यह जो वेल्थ टैक्स, अब बताइए, हमारे देश में वेल्थ टैक्स लगाने, उत्तराधिकार कानून पारित करने की बात हुई, उनकी इसके खिलाफ वही देश का प्रधानमंत्री इतने निचले और छिछले स्तर पर बात उठाए कि आपका अगर ये है तो ये बढ़ जाएगा, आपकी दीवारों का ये किया जाएगा। जबकि सीधी बात है, दुनिया भर में इसके लिए कोई कम्युनिस्ट, सोशलिस्ट, गांधीयन होने की जरूरत नहीं है। पूंजीवादी जितने देश हैं अमेरिका से लेके यूरोप तक, वहां आदमी जब मरता है तो जो राज्य का हिस्सा है उसको देना पड़ता है, क्योंकि उसने पूरा समाज को पैसा बनाया है, तो समाज से पैसा बनाया है। हमारे आपके ऊपर ज्यादा टैक्स लगता है, इनडायरेक्ट टैक्स। अगर यह कहा गया कि भारतवर्ष में 1% जो कारपोरेट घराने हैं उनको वेल्थ टैक्स देना पड़ेगा, इनहेरिटेंस टैक्स देना पड़ेगा, और उससे जो पैसा आएगा उससे हम रोजगार करेंगे, विकास करेंगे, किसानों को फायदा पहुंचाएंगे, आदिवासियों को फायदा पहुंचाएंगे, तो इसमें क्या गलत है भाई? यह तो ऐसी कोई बात नहीं है जिसको हम नहीं स्वीकार कर सकते। मोदी ने इसके भी खिलाफ कैंपेन चला दिया और इतने निचले स्तर पर आगे चला। तो मैं ये कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय जो संपत्ति है, राष्ट्रीय आय है, उसमें हमारी हिस्सेदारी हमें लौटाई जाए। उसको जो लूटे हैं उनसे हमको दिया जाए। जो समाज से जो पैसा जिन लोगों ने बनाया है वह पैसा फिर हमको लौटाया जाए। वेल्थ टैक्स है, 1% अगर वेल्थ टैक्स लग जाए तो करोड़ों नौजवानों को रोजगार मिल जाएगा, जो पैसे की त्राई त्राई हो रही। पानी का संकट आपके सोनभद्र इलाके में नहीं रहेगा।
10,000 करोड़ रुपया था उसके पास, आज 16 लाख करोड़ से ज्यादा उसके पास पैसा हो गया। और तुम्हारी वजह से इतना पैसा हुआ। उसने कल कारखाना लगा के ये पैसा नहीं कमाया, तुमने मुफ्त में उसको जमीन दे दी और उसी जमीन को उसने बैंक में रख करके दुनिया भर का उसे पैसा हमारा आपका बैंक से उठा लिया। अंतिम बात जो मैं कहना चाहता हूँ, हमारे मजदूर ही यहाँ से नहीं भाग रहे। हमारे मजदूर जाते हैं बेंगलोर में जा रहे हैं, हमारे मजदूर चेन्नई में जा रहे हैं, हमारे मजदूर त्रिवेंद्रम में जा रहे हैं। हमारा पैसा भी यहाँ से भाग रहा है। जितना हमारा यहाँ इन्वेस्टमेंट है, जितना हमारा बैंक में पैसा जमा है, उसकी तुलना में बहुत कम इन्वेस्टमेंट है। 40% यहाँ अगर बच जाए तो समझिए बड़ी बात है। अगर वही बैंक का पैसा हमारे नौजवानों को जो छोटा छोटा काम करना चाहते हैं, घड़ी बनाना चाहते हैं, पंचर बनाना चाहते हैं, उद्योग करना चाहते हैं, उनको मिल जाता। उनको आप अगर वो बैंक का चक्कर लगा के रहे, आप उनको कर्जा देते ही नहीं। अगर उनको लग जाता ये हमारी बच्चियां बेंगलोर में कमाने न जाती, ये हमारे मजदूर यहाँ से भाग करके चेन्नई में कमाने न जाते, तो कम से कम हमारा जितना पैसा बैंक में जमा है उसका इन्वेस्टमेंट सोनभद्र में होना चाहिए। पूंजी का पलायन रोकना चाहिए, पूंजी को बाहर जाने से रोक दिया जाना चाहिए। यही वो मुद्दे हैं जो एजेंडा चुनाव 2024 में हमने उठाया है। मैं समझता हूँ इस बात को अगर हम जनता के बीच में ले जाएं तो यह है राजनीतिक जो हमारा हस्तक्षेप है, यह एक बड़ा राजनीतिक हस्तक्षेप होगा। आने वाले वर्षों में जो हमारे विचार के लोग चुनाव में हिस्सेदारी नहीं, जो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कम से कम वह इस मॉडल को फॉलो करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धीरज से आप लोगों ने सुना, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद।